हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी ख़बरों के पीछे की ख़बर आप तक पहुँचाते हैं और बहुत से ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचना आप तक पहुँचाते हैं जो आप तौर पर आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। अभी देश आज़ादी के 73 साल पूरे कर रहा है 15 अगस्त को, और इस वक्त जो जश्न का माहौल आम तौर पर होता रहा है वो नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही खामोशी है, सुकूत है, कहीं जश्न नहीं है। बेरोज़गारी और महामारी और बहुत सी चीज़ों की वजह से एक अजीब खामोशी का माहौल है पूरे मुल्क में। और जिस तरह से समाजी ताने बाने को भी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी लोग बहुत ज़्यादा आहत नज़र आते हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज ख़ास मेहमान हैं जनाब ZK फैज़ान साहब, जो सीनियर वकील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। ZK फैज़ान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि 73 साल पूरे हो रहे हैं जी। आज़ादी के बाद। क्या हमारा 73 साल के बाद क्या हमारी तरक्की वो हो पाई जो एक आज़ाद मुल्क में होनी चाहिए थी, और क्या हम तरक्की के बाद रिवर्स गियर में चल रहे हैं? कहाँ है मुल्क जो ये महसूस कर सकें लोग कि आखिर हम सफ़र के किस हिस्से में हैं, क्या है मुल्क के हालात? नहीं, काजी साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, आज़ादी की बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो अंग्रेज़ जब यहाँ पर थे तो अंग्रेज़ों को तो इसलिए बाहर किया गया था कि उनके ज़माने में जो हालात थे। पहली बात तो यह है कि आज़ादी अपने आप में एक अचीवमेंट है कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और हम आज़ाद हो गए, इसलिए कि आज़ादी का तस्वुर जो है उसके वही लोग ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस किया उन लोगों ने। हमने तो पढ़ा है, लेकिन हम कर सकते हैं कि जिन्होंने ग़ुलामी देखी थी, ग़ुलामी में किस तरह की चीज़ें होती थी, हमने उसको पढ़ा है, हम जानते हैं। और जिन लोगों ने देखा तो अभी बाकायदा हयात हैं उनमें से, वो जानते हैं कि क्या उसके अंदर होता है, कि आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर ग़ुलामी की हयात जावेदा से। समझा आपने? मगर तरक्की की जहाँ तक आपने बात की, तो हिंदुस्तान ने तरक्की तो बहुत की है, ऐसी बात नहीं है। मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया। हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी, हिंदुस्तान में क्या कुछ भी तो नहीं बनता था, लेकिन आज हिंदुस्तान ने तरक्की बहुत की है, बहुत कुछ बन रहा है। ये अलग बात है कि तरक्की की वो मंजिलें जो हमको तय करनी चाहिए थी वो हमने अभी नहीं की, और हम अभी डेवलप्ड नेशन नहीं है, डेवलपिंग नेशन है। तो हम तरक्की की राह पर गामज़न है बहुत तेज़ी से। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि इधर आकर के जो हालात पैदा हुए हैं मुल्क के अंदर, वो मुल्क की तरक्की में बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करने जा रहे हैं। मुल्क के हालात जो आजकल हैं, और ख़ास तौर पर ये कोरोना के नाम पर सब कुछ हुआ है, जिस तरीके से मुल्क की इकोनॉमी शटर हुई है। अब मसला यह है कि अपने आप नोट बैंकिंग का मतलब इसका चक्कर था, नोटबंदी के ताल्लुक़ से मुल्क जो है किस कदर ख़सारे में गया। उसके बाद जो मुल्क की माशी सूरत हाल पैदा हुई, और आज जो कोरोना काल है, कोरोना के पीरियड में जिस तरीके से मुल्क जो है वो माशी तौर पर पीछे जा रहा है, वो तो अपने आप में है ही है कि मुल्क को पीछे ले जाएगा। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा काज़ी साहब, कि सबसे बड़ी जो गिरावट आ रही है, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था किस लिए? कि हिंदुस्तान से अंग्रेज़ चले गए, लेकिन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी तो आज भी है। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, मुल्क का में एक आइन का निफाज हुआ, और उस आइन की आज धज्जियाँ उड़ रही हैं। उस आइन के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है, आज मजाक हो रहा है। आपने अभी सही फरमाया कि अब कोरोना तो एक अपनी जगह पर एक चीज़ है कि भाई उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, समझा आपने। और मैं तो उस पर मेरी तो एक बहुत डिफरेंट राय है, अब उसका मौका नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। अगर मेरी बात तो मेरी राय शेर मैं आप तक पहुंचा रहा है मेरी राय को, तो मैं समझता हूं, और मैं काफ़ी हद तक मैं समझता हूं मेरी राय पहुंच रही होगी आप तक। बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है मुल्क के अंदर, इस पस मंज़र में आप देखिए कि अभी जश्न की बात आप कर रहे थे। जश्न तो एक तो कोरोना है, दूसरे है कि जश्न का माहौल यहाँ नहीं हो रहा है। जश्न का माहौल अगर पैदा करना हो तो सरकार पैदा कर सकती है। आज से चंद दिन पहले, अभी 5 तारीख को तो जश्न हुआ,
पूरे मुल्क के पैमाने पर बनाने की बात की गई, पूरे मुल्क के पैमाने पर दिवाली मनाने की बात की गई, और चरागा हुआ पूरे मुल्क में। अयोध्या में थोड़ी चरागा हुआ था, वहाँ तो हुआ, वहाँ पर शिलान्यास हो रहा था, और उस पर अतराफ़ के अजला की बात नहीं है, यूपी की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ तहाँ अपील चूँकि कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म कर रहा है, वो एक दुनिया को एक अजीब मैसेज जा रहा है, समझा आपने। तो उसमें पूरे मुल्क में, दिल्ली में, मेरे अपनी कॉलोनी में मैंने देखा कि लोग चरागा किए हुए थे, मैं देखा कि लोग पटाखे छोड़ रहे थे, मैंने देखा कि लोग दूसरे अंदाज से क्या कहते हैं वो जो आतिशबाजी होती है बड़े बड़े उसमें वो कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। मुल्क को जो अचीव करना चाहिए था वो नहीं किया। तरक्की बहुत की उसने, इसमें कोई दो राह नहीं, तरक्की की तरफ हिंदुस्तान गामजन था, गामजन है। मगर आज जब कोई बात होती है, अभी मान लीजिए जैसे चाइना है, चाइना ने हमारे, अब बदकिस्मती ये है कि इस वक्त मौके पर मैं कुछ इस तरह की बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं वो गलत बयानी इतनी ज़्यादा करते हैं कि अब मैं गलत बयानी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि, और कमाल तो ये है कि उनके लोग ये कहते हैं जब टीवी पर आते हैं कि साहब आपको प्राइम मिनिस्टर की बात पे यकीन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो हिंदुस्तान की तारीख़ के बारे में गलत बयानी कर जाते हैं। तो अब वो चाइना के बारे में कह दिया उन्होंने, चाइना आ गया। तो जब चाइना की बात होती है तो ये पैंगांग सू की बात नहीं करते, वो इस तरह की बात नहीं करते, वो खाली बात जबसांग की बात नहीं करते, और जो 14 किलोमीटर 15-18 किलोमीटर अंदर आया है, बाहर गया, उसकी बात नहीं करते। वो सीधे सीधे आ गया है, मगर क्या हुआ, कह दिया कि ना हमारी 1 इंच ज़मीन किसी ने ली है और न हम लेने देंगे। मतलब ऐसा, और जबकि जो रिपोर्ट हमारी क्या कहते हैं इसकी डिफेंस की जो वेबसाइट है उसके अंदर रिपोर्ट आई, और जब उस पर लोग पकड़ में बात आई तो उसको वहाँ से विड्रा कर लिया गया। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ कि मुल्क के सामने सही सूरत हाल आनी चाहिए। खाली ये कह देने से, जब भी चीन की बात आएगी कि साहब हिंदुस्तान ने अक्साई चीन पे कब्जा कर, चाइना ने अक्साई चीन पे कब्जा कर रखा है, और अक्साई चीन जो है वो 1962 में उस वक्त कब्जा किया था, ये जो है वो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी बना की। अरे भाई, इससे थोड़ी काम चलता है। काम ये चलता है कि आपने क्या किया, आपने जीएसटी की लगाई, आपने जो है ये नोटबंदी की, आपने हासिल क्या किया। आपने हासिल ये किया कि पेट्रोल का दाम घटाने आए थे, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। अब मालूम हुआ कि अभी चंद दिनों पहले 22 दिन तक लगातार पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ता रहा, मगर कोई बोलने वाला नहीं। आपने जो आज़ादी हमने हासिल की थी अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ों को भगा करके, उस आज़ादी को हमसे आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ज़बान चाहते हैं कि बंद रहे, कोई सवाल इनसे न करे। यही तो थी अंग्रेज़ों, क्या फ़र्क है आज़ादी और ग़ुलामी में। हम आज आज़ाद हैं, हम अपनी आज़ादी का जश्न मनाने वाले हैं, अभी मनाएंगे जश्न, तो ये बात है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि कोई अपनी आवाज़ न उठाए। हम कोई बात करेंगे, अभी कोरोना से लड़ रहे हैं, अभी चाइना से लड़ रहे हैं, अभी पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, अभी रुकिए देखिए आप कोई बात कहेंगे तो हम शिलान्यास में लपटे हुए हैं। अरे भाई, कमाल कर रहे हैं आप। कोई सवाल न करे तो ये तो कोई बात है नहीं। सवाल किया जाएगा, सवाल सुनना पड़ेगा इस सरकार को, और सवाल जब हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है, बात सुनी जाती है, जब आप बात सुनेंगे तभी बात बनेगी। ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ काजी साहब। अच्छा, ये आपने बताया कि सरकार चाहे तो माहौल बनता है, जश्न का माहौल बन सकता है। 5 अगस्त को हमने देखा जी। लेकिन 15 अगस्त के लिए आज जब हमारी बात हो रही है, अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, उसमें बिल्कुल माहौल में कोई जश्न का माहौल नज़र नहीं आता। अच्छा, इसमें एक बैकग्राउंड की बात भी है। कुछ लोगों का ये कहना है, इल्ज़ाम है, हकीकत है, क्या है वो बहरहाल हिस्ट्री का जानने वाले बेहतर जानते हैं, कि जो आरएसएस के लोग हैं वो खुद अंग्रेज़ों के लिए काम करने वाले लोग थे अक्सर। तो वो शायद इस वजह से इस आज़ादी की बात नहीं करते। अभी प्रधानमंत्री, मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि अयोध्या में मैं वही कहने जा रहा था कि अयोध्या में वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में ये बात कही कि आज हमने दूसरी आज़ादी हासिल की है। आज हिंदुस्तान उनके हिसाब से सही मानों में आज़ाद हुआ है। तो जब हिंदुस्तान आज़ाद होगा, 5 क्या कहते हैं अगस्त को ही आपने आज़ाद हिंदुस्तान कर दिया, तो अब आपको 15 की फ़िक्र कहाँ है। आपको तो पूरा एजेंडा, वो हिंदुस्तान को आज़ाद तो जब भी मानेंगे जब उनका एजेंडा पूरा नाफिज हो जाएगा। अब उन्होंने शिलान्यास करवा करके एक हिंदुइज्म का एक मैसेज देने की कोशिश की, समझा आपने। प्राइम मिनिस्टर जो है, मतलब इस तरह से जाकर के वहाँ प्राइम मिनिस्टर के जाने से क्या हुआ,
पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो एक तरह से गवर्नमेंट का फंक्शन हो गया। जी। और वहाँ पर सारे के सारे इंतजाम आती है, और जाकर के जिस तरीके से दंडवत वहाँ वो मजहब का हिस्सा हो सकता है लेकिन वज़ीर आज़म का हिस्सा नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म को कहीं ना कहीं जाकर के अपने आप को रोकना पड़ता है। और उसमें भी कुछ हिंदुओं ने ये कहा कि हमारे जज्बात आहत हुए हैं, राम की छोटे बच्चे की तस्वीर बना करके उंगली पकड़ के दिखाई, वो धर्म के पैमाने पर भी फिट नहीं बैठता, धर्म के पैमाने पर फिट नहीं बैठता। और पूरी दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश की। अच्छा, हर बात में उन्होंने ये कहा कि साहब हिंदुस्तान के 135 करोड़ आवाम का मामला है, उनकी आस्था है। 135 करोड़ की बात क्यों करते हैं भाई? 20 करोड़ मुसलमानों को तो कम से कम निकाल दीजिए, और किसी को आप नहीं निकालते। आप पूरे देश की बात क्यों करते हैं? राम सबके हैं, सबके राम को हम मानते हैं, दूसरी शक्ल में मानते हैं। पहली बात तो ये मैं अर्ज कर दूं कि हालांकि बात है सख्त, लेकिन हिस्ट्री है। राम इज नॉट ए हिस्टोरिकल कैरेक्टर एट ऑल। राम आपकी आस्था के हैं, चूंकि आपकी एक आस्था है, हम मानते हैं उनको, और एक उनका जो कैरेक्टर डिफाइंड है, चाहे वो किसी भी शक्ल में किसी रामायण के अंदर हो, वाल्मीकि की रामायण में, तुलसीदास की रामायण में, और दूसरी किताबों में लिखा गया हो, आपकी आस्था है तो हमें मानते हैं कि जो भी कुछ राम थे वो हिस्ट्री के पार्ट नहीं है, अलग मसला है, लेकिन उनका अपना एक शुजाअत और का एक राम राज्य की जो बात आप करते हैं उसका नाम तो लेते हैं, करेंगे नहीं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आप राम राज्य की बात करेंगे, राम राज्य को नाफिज भी तो कीजिए। तो हम भी उनको मानते हैं उस शक्ल में कि राम एक कैरेक्टर है, जैसे कि किताब और कहानी और किस्सा होता है, उसमें कोई कैरेक्टर होता है, तो हम उस कैरेक्टर को, अरे भाई बच्चे क्या हैं, वो जो कैरेक्टर किताबों में पढ़ते हैं वो अपने बारे में पढ़ते हैं, और ऐसी बात करते हैं जो एक हाइपोथेटिकल 100% होता है नाम, तो उसकी ऐसी बातें करते हैं जिससे मालूम है कि किसी के कत्ल हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी आदमी ने ये कर दिया, किसी आदमी ने वो बहादुरी का काम कर दिया, ऐसा बात करते हैं। तो वो है, हम इसलिए उसको मानते हैं। लेकिन मानने का क्या मतलब हुआ? वो हमारी आस्था तो नहीं हो सकती, हमारी आस्था के हिस्सा तो नहीं है। तो कम से कम 20 करोड़ मुसलमानों को आप निकाल दीजिए उसके अंदर से, ये होना चाहिए। मगर आप पूरे मुल्क में राम हैं, पूरे मुल्क के राम हैं, जो बातें वहाँ पे कहें कि आज हिंदुस्तान की नई तारीख लिखी जा रही है, हिंदुस्तान, इंडिया इज राइटिंग है, और नई तारीख की कैप्सूल बना के उसमें दबाई जा रही है। आपको कैप्सूल बना के वहाँ दफन किया गया, कैप्सूल बना करके दफन। उन्होंने कहा, मैंने पढ़ा था कई अखबारों में, उन्होंने कहा कि साहब 1000 साल के बाद अगर कोई ये झगड़ा उठेगा कि यहाँ पर क्या था क्या नहीं था, इस तरह की कोई बात होगी तो कैप्सूल खोद के देख लिया जाएगा। अरे भाई, कैप्सूल में तुमने क्या लिखा है वो एक अलग मसला है। सवाल ये पैदा होता है, पूरी दुनिया की लाइब्रेरीज के अंदर, पूरी दुनिया की किताबों के अंदर, पूरी दुनिया में जो ये मैसेज गया है, जो मुकदमे चले हैं, जो बातें हुई हैं, वो सब कुछ जो रिकॉर्ड पूरी दुनिया में मौजूद है। अभी वो ज़माना तो नहीं रहा ना पुराने ज़माने का कि भाई वो 400 साल पहले कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, कोई प्रिंट मीडिया इस तरह का नहीं था, तो कहाँ उसके रिकॉर्ड मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 1000 साल पहले क्या था। लेकिन ये कि अब तो सारे के सारे रिकॉर्ड आप जो चाहें लिख दीजिए। आप हिस्ट्री को रिराइट करने की बात करते हैं, हिस्ट्री लिख दीजिए दोबारा। अभी जो ये करने जा रहे हैं कादरी साहब, खतरनाक बात यह है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ये बात कर रहे हैं, जी मैं उसी पे आने वाला था, उसमें जो गाइडलाइन है, और उसमें देखिए वो तो लंबी बात है, लेकिन एनसीईआरटी वगैरह की जो किताबें आई हैं उसमें बहुत सारे इन्होंने बातें हटाई हैं। जैसे मान लीजिए टीपू सुल्तान को दूसरे एंगल से वो पेश कर रहे हैं, या तो उन्होंने हटा दिया और उन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में दूसरी, सिराजुद्दौला के बारे में कुछ या तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, कुछ दूसरा लिखेंगे। इस तरह से वो औरंगजेब के बारे में तो वो उनका मामला ही दूसरा है, समझा आपने। तो ये सिलसिला है, वो उसके ज़रिए भी अभी उन्होंने अभी जो कोरोना काल में, कोरोना के पीरियड में जो उन्होंने बहुत सारे जगहों पर एजुकेशन का निज़ाम सब दरहम है, निज़ाम तो सारा दरहम बरहम हो गया है। तो जो एजुकेशन ना कारोबार रहे, ना तालीम रही, जो एजुकेशन का निज़ाम दरहम बरहम हुआ है, उस एजुकेशन के निज़ाम में जहाँ पर इन्होंने कटौती की है कोर्सेज की, उसमें वो सब चीज़ें निकाल दी हैं जो ज़रूरी थी। हिंदुस्तान की आज़ादी से मुतालिक बहुत सी चीज़ें निकाल दी हैं, बहुत से लोग वहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स थे उनके नाम निकाले हैं। तो इस तरह से तमाशा हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर, समझा आपने। तो ये देखिए, ये जब हम यहाँ 73 साल में हम एक तरह से यहाँ तक पहुँचे जहाँ लोग तकलीफ़ के साथ अपना हर दिन गुजार रहे हैं, वो लोग हैं जो बराह रास्त तकलीफ़ में हैं, पेट भर के खाना नहीं है, रोज़ी नहीं है, कारोबार नहीं है, अब तो एजुकेशन भी नहीं है। जी जी। और इसके बाद इसका नतीजा क्या होगा,
क्या जंगल राज होगा? क्या ये भूखे लोग क्या चलते फिरते दूसरे लोगों को नहीं लूटपाट करेंगे? मैं जो देख रहा हूँ, जिस तरीके से जिस सिमत में ये मुल्क को ले जा रहे हैं, हिंदुस्तान के आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, बल्कि इनका ख्याल ये है कि इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस कर दें और मनुस्मृति टाइप का एक नया संविधान लिखें। इस बात के इशारे खुल्लम-खुल्ला मिल रहे हैं। हिंदुस्तान ने एक दूसरी आज़ादी हासिल की, ये बात इन्होंने कही दी है। जिस तरीके से वो तालीमी निज़ाम हर जगह पर जिस तरीके से वो सिलसिला जारी रखा है, तो मुल्क को उस तरफ ले जा रहे हैं जहाँ मुल्क के अवाम सड़क पर आने के लिए मजबूर होंगे, तो वो बड़ा ख़राब दिन होगा। और वो जंगल राज की जो बात आपने की, जब कोई चीज़ नहीं होती तो फिर जंगल राज अपने आप कायम हो जाता है। ये है मेरा 15 अगस्त के ताल्लुक़ से यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं काज़मी साहब, मेरा ये तो तमाम बातें चलती रहेंगी, लेकिन हिंदुस्तान के जो अवाम हैं उनसे ज़ाती तौर पर इंडिविजुअल मैं कहना चाहूँगा, कुछ हमारे ज़ाती तौर पर करने के काम होते हैं, वो हमको ज़रूर करना चाहिए। और वो हम जो बात करते हैं कि हिंदुस्तान के जहाँ पर हम क्या कहते हैं अपने राइट्स की बात करते हैं, वो तो राइट्स के लिए हम लड़ते हैं, लेकिन जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है बाद में ला करके, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी हैं उस पे भी चलने के लिए उसमें कोई कानून कहीं ना कहीं आकर के कानून, मैं भी कभी मेरा सोचने का यह है कि अगर मैं होता तो क्या करता। कोई भी आप लॉ बना दीजिए, जब तक लॉ को सपोर्ट नहीं मिलता उस तरीके से तब तक बात नहीं बनती। इसलिए कानून से हट करके हमारे मुल्क के लिए क्या जिम्मेदारी है, हम मुल्क के लिए क्या कहते हैं, समझा आपने, वो करने की ज़रूरत है। समझा आपने, दुनिया के झमेले ज़्यादा हैं, दुनिया का तो लंबा किस्सा है, हर शख्स बस इतना गौर करे इस कुल में मेरा क्या हिस्सा है, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। और देखिए मुल्क ने तरक्की बहुत की है, कर रहा है आज़ादी। अब लोग ये गुस्से की बात है जब कोई कहता है कि अरे साहब इससे अच्छा तो ग़ुलामी का ही पीरियड था, ऐसा नहीं है, समझा आपने। तो ग़ुलामी जिसने देखी है वो जानता है, हमने पढ़ी, हम उसको रियलाइज़ कर सकते हैं। आपने भी पढ़ी है तो रियलाइज़ करने की कोशिश आपने की होगी, करें। वो एक दूसरी बात है, गुस्से की बात है। आज़ादी बहरहाल आज़ादी है, हम एक आज़ाद मुल्क में हैं और आज़ाद मुल्क में मैंने कहा है। और मैं तो क्या आज़ादी बचेगी? जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें क्या जमहूरियत की जड़ें इस मुल्क में बहुत मजबूत हैं। मेरा ख्याल है जो अभी हमने बात कही कि जिस तरीके की तरफ ये मुल्क को ले जा रहे हैं, देखिए बीजेपी का क्या है, आज की जो मौजूदा सरकार, मैं तो मौजूदा सरकार कह रहा हूँ, बीजेपी का नाम है, बीजेपी गवर्नमेंट है, क्योंकि ये 15 अगस्त वगैरह के ताल्लुक से मैं नहीं चाहता कि इस तरह की मैं, लेकिन बहरहाल सरकार तो सरकार है, सरकार बीजेपी की है। कि बीजेपी बाई हुक और बाई क्रुक जो है किसी भी शक्ल में पावर में रहना चाहती है, और पावर में रहना इसलिए चाहती है ताकि वो आरएसएस के एजेंडे को नाफिज कर सके। आरएसएस का एजेंडा क्या है? वो तो हिंदुस्तान में रह करके उनकी मजबूरी है कि वो गांधी की बात करते हैं, वरना गांधी के तो कातिलों की वो जो है एक तरह से उनको सराह रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनकी मूर्ति बनाने की बात कर रहे हैं। तो वो तो देखिए ये सब मजबूरी है, ये कम उसके तहत ये कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जिस तरफ ये मुल्क को ले जाना चाहते हैं, आज वक्ती तौर पर वो कामयाब दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं भी मानता हूं कि शायद आने वाले उसमें ये जिस तरह का माहौल पैदा कर दिया है, एक कम्युनल वायरस फैला कर एक कामयाब भी हो जाए, लेकिन ये 1-2 इलेक्शन की बातें होती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जब आप इस तरह के हालात पैदा करेंगे तो मेरा मानना ये है कि लोग बहरहाल सड़कों पर आने के मजबूर होंगे और सड़क पर आकर के जमहूरियत को डिफेंड करेंगे। और आवाम ने किया है, जिस तरीके से आपने देखा कि एक इमरजेंसी लगाई गई मुल्क में, उसके बैकग्राउंड आपको पता है। और इमरजेंसी लगाने के मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाए, बल्कि एक ही डिफेक्टो पोजीशन यही है। फंडामेंटल राइट्स तक के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और एडीएम जबलपुर का इतना मशहूर केस था, आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि वहाँ सवाल उठा कि साहब क्या इमरजेंसी में यहाँ तक किसी को गोली भी मारी जा सकती है, फंडामेंटल राइट नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट में उस पर एनालिसिस करके पॉजिटिव भी हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। उन हालात से निकला है मुल्क, और यही आवाम सड़कों पर आए हैं जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। कुछ लोग इस कोरोना के लॉकडाउन को भी
किसी हद तक इमरजेंसी जैसी हालत मान रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास नहीं ये गैर यानी लिमिट से कहीं ज़्यादा नहीं यू आर 100% राइट। जी, जी, समझा आपने, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी और उस इमरजेंसी से ख़राब मैं इसको इसलिए मानता हूँ कि उस इमरजेंसी में कम्युनल वायरस नहीं फैल रहा था। इस इमरजेंसी में पहली बात तो है कम्युनल वायरस फैलाया जा रहा है जानबूझ के, कसदन, स्ट्रेटजी के तहत। समझा आपने, चाहे मुल्क का जो चाहे हो, हमारा वोट पक्का हो, कम्युनल वायरस हम फैलाएंगे, एक। और दूसरी बात इसलिए मैं ज़्यादा उससे के मुकाबले में ख़तरनाक मान रहा हूँ कि उस वक्त इमरजेंसी लगी थी, मगर लोग इस बात को रियलाइज़ करते थे, कमरों में बैठ करके कम से कम ये कहते थे कि बड़ा गलत हो रहा है। आज जो इन्होंने कम्युनल वायरस सरायत करने की कोशिश की है, वो काफ़ी हद तक, किसी हद तक कामयाब भी नज़र आ रहे हैं। वो ये है कि लोग आज अकेले में भी बात करते हैं तो तमाम तर उसके बावजूद भी इसी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो इस पेट्रोल का दाम बढ़ गया 22 दिन तक लगातार, कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। समझा आपने, कितने नुकसान, पूरा निज़ाम, कितने लोगों की मॉब लिंचिंग हो गई, उस पर बात नहीं, पूरी निज़ाम मॉब लिंचिंग हो गई। आप समझिए कि हज़ारों लोग मर गए भाई। समझा आपने, चलती हुई ट्रेन में सैकड़ों लोग मर गए। कैसे कैसे वाक़यात हैं, सब आपके सामने हैं। खुदकशी करने पर लोग मजबूर हुए, लेकिन आज उसके बावजूद भी लोग इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी को बुरा नहीं मान रहे हैं। पावर पूरा इसके हाथ में है, सेंटर के हाथ में। अब सेंटर, दिल्ली गवर्नमेंट चाह रही है कि मेट्रो खुले, कितने दिन से मरकजी हुकूमत उसके अलाउ नहीं कर रही है। और उसके बाद जो उसने अलाउ भी किया है कि साहब आप होटल खोल सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने खोलने की बात की कि हम होटल खोलेंगे, हम जो हफ्तावार वाली मार्केट है उसको हम बाज़ार लगने देंगे हफ्तावार। तो उन्होंने कहा कि उसको भी मना कर दिया एलजी ने। इस एकदम आप समझिए कि जंगल राज जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जंगल राज इस मानों में कादमी साहब है कि देखिए यहाँ पर तो ये हो रहा है। अभी 65 साल के आप हैं और मैं हूँ, जो भी है, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं तो जो भी है 65 साल वाले हवाई जहाज़ और ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते, उन्होंने बना रखा है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में 4 दिन पहले भी मैंने देखा था, वहाँ क्वेश्चन कर दिया उसने इस चीज़ को और कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो 65 साल के ऊपर वाले भी काम करेंगे। समझा आपने, बॉडीज कोरोना की जो मिलने की बात थी, कहाँ मिल रही थी? लोग करते थे, डंप कर देते थे, कूड़ादान में मिली बॉडी, कहाँ मिली कोई। लेकिन अभी कर्नाटक का हुकूमत ने कह दिया कि नहीं, जो बॉडीज़ हैं उनको एहतराम के साथ दिया जाए। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग जगहों पे अपने अपने कानून चल रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट कहता है कि साहब दुकानें जो हैं 2 दिन बंद रहेगी और 5 दिन खुल जाएगी। दूसरा डिस्ट्रिक्ट कहता है कि नहीं, फला दिन बनेगी, फला दिन खुलेंगी। एक डिस्ट्रिक्ट अजीब कंफ्यूजन, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता है कि इस तरफ की खुलेंगी, इधर की बंद रहेंगी। ये कहता है कि 1 by 1 एक गैप दे के खुलेंगी, ऑड इवन। तो ये जो सिस्टम है, बदकिस्मती ये है, मैं इसको बदकिस्मती कह रहा हूँ कि ये सूट कर रहा है सबको, गवर्नमेंट को, इनको, उनको। और ये जानबूझ करके, मैं अपनी बात करूँगा, आपका टाइम बहुत ले रहा हूँ, कि ये मैं कहता हूँ कि ये जो है अयोध्या में प्रोग्राम तो करेंगे, इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे, सरकारी प्रोग्राम करेंगे, और वहाँ जा करके आपने कहा सोशल डिस्टेंसिंग आप कर रहे हैं, आपने सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ 170 आदमी को बैठने की, तो पीएम वहाँ गए मान लीजिए। लेकिन जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग थी, सब लोग टीवी पर देख रहे थे, कहीं उसकी धज्जियाँ उड़ रही थी। इसी तरीके से वहाँ पर शाम को मेला लगा हुआ था जश्न देखने के लिए, दिन को मेला लगा हुआ था जश्न देने के लिए, 2 दिन तक लगा रहा। समझा आपने? तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो सब बस क्या किया जाए, मतलब जंगल राज है अपना। समझा आप 50 आदमी की मीटिंग क्यों अलाइ करते? 700 कैपेसिटी का अगर कोई हाल दिल्ली के अंदर, मान लीजिए मावलंकर हाल 750 कैपेसिटी का है, उसके अंदर 300 आदमी की मीटिंग अगर होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के तो बैठेंगे। 50 आदमी की मीटिंग क्यों नहीं कर सकते? सेमिनार सिंपोजियम क्यों नहीं करने दे रहे आप? 5 आदमी आपने कह रखा है कि 5 आदमी, चूंकि वहाँ आप बात करेंगे, कुछ लोग इकट्ठे होंगे तो जरूर हो सकता है, सरकार को डर है, सरकार नहीं, वो सेमिनार सिंपोजियम जब होगा तो जाहिर है तो लोग अपनी राय रखेंगे। सही, लेकिन वो मौका नहीं, तो वो सब इनके पास रहना चाहिए। इसलिए वो लॉकडाउन और लॉकडाउन के चक्कर में फंसा रखा है। तो आपने बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैड के फैज़ान साहब। सोशल मीडिया पे चूँकि बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं की जा सकती, आपने बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी वक्त दिया। नहीं कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात हुई। हमने शुरुआत की थी 73 साल पूरे होने पर आज़ादी के, और किस तरह से मुल्क के हालात हैं,
और अब तरक्की तो की है, लेकिन उसके बाद अब जो सूरत हाल है वो मुल्क में मैं काजी साहब खाली ये कहना चाहता हूँ, जी। अपना जो 15 अगस्त के ताल्लुक से हाँ। एक 2 लाइन जी बताइए बताइए। सुनो ऐसा के नाने बज़्म हस्ती, निदा ये आ रही है आसमां से कि आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर गुलामी की हयात जावेदा से। ये है तो गुलाम, बहरहाल आज़ादी हयात जावेदा यानी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी। तो ये जो लोग उर्दू को उतने बेहतर मतलब उस तरह से नहीं समझ सकते, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सिंपल किया। तो बहरहाल आज़ादी का एक लम्हा भी हमेशा की ग़ुलामी के मुकाबले बहुत ही बेहतर है, इसका जो मतलब है वो ये है। तो अपने दर्शकों से मैं आखिर में कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और लाइक करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो सही वक्त पर मिल सके और हम आप तक जुड़े रहें, हमारे वीडियोज़ आप देखते रहें। हमारी कोशिश रहती है कि अच्छी पत्रकारिता हो, ईमानदारी से पत्रकारिता हो और वो काम किया जाए जो देश के जनता के हित में हो, बेहतरी के लिए हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।